हेलो गाइस, तो आज हम मिनरल न्यूट्रिशन का लेक्चर नंबर 4 देखने जा रहे हैं, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि मिनरल एब्जॉर्प्शन जो होती है उनकी मैकेनिज्म कैसे होती है। तो गाइस, जो मिनरल एब्जॉर्प्शन होते हैं उनकी जो मैकेनिज्म होती है वो मेनली दो मेथड द्वारा होती है। एक पैसिव एब्जॉर्प्शन और दूसरा है एक्टिव एब्जॉर्प्शन। तो ये जो क्वेश्चन है गाइस, ये कभी कभी लॉन्ग टाइप क्वेश्चन यानी कि 5 नंबर के लिए और कभी कभी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन यानी कि 3 नंबर के लिए पूछ लिया जाता है। तो मैं वीडियो में आपको बताऊंगी कि जब लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आएगा तब आपको कितना लिखना है और शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आएगा तब आपको कितना लिखना है। सो चलिए गाइज, स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो, मैकेनिज्म ऑफ मिनरल एब्जॉर्प्शन। सो गाइज, मैंने जो मिनरल एब्जॉर्प्शन है उनके और भी वीडियोस अपलोड कर दिए हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लीजिए। सो स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 4 मिनरल एब्जॉर्प्शन का। इससे पहले मैं आपको 2-3 लाइन का इंट्रो बता देती हूँ, उसके बाद अपन अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे, है ना। तो मिनरल एब्जॉर्प्शन के क्रिया स्थल, साइट ऑफ मिनरल एब्जॉर्प्शन। देखिए, खनिज लवणों का अवशोषण जड़ों द्वारा होता है। जड़ मिट्टी से सीधा संपर्क में रहती हैं। इनका अवशोषण जड़ की बाह्य त्वचा द्वारा होता है, ना कि जड़ के मूल रोमों द्वारा। यह विवाद का विषय रहा है। देखिए गाइस, क्या कहा गया है, ये मोस्ट आईएमपी लाइन है, इन दोनों को समझना आपको बहुत ज़रूरी है। जो जड़ होती है उसकी बाह्य त्वचा होती है, उसके द्वारा मिनरल्स जो होते हैं उनका एब्जॉर्प्शन होता है, यानी कि खनिज लवण जो होते हैं उनका अपशोषण होता है जड़ की बाह्य त्वचा द्वारा। लेकिन जड़ में जो मूल रोम्स प्रेजेंट होते हैं, रूट हेयर्स जो प्रेजेंट होते हैं, उनके द्वारा जड़ से जल का एब्जॉर्प्शन होता है। ये मैंने आपको वाटर एब्जॉर्प्शन वाली वीडियो में बता दिया है कि जो जड़ होती है उसमें जो मूल रोम्स प्रेजेंट होते हैं उसके द्वारा जल का एब्जॉर्प्शन होता है। लेकिन जो जड़ होती है उसकी जो बाह्य त्वचा होती है उसके द्वारा खनिज लवणों का एब्जॉर्प्शन होता है। सो गाइस, कभी कभी ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में भी पूछ लिए जाते हैं और काफ़ी बच्चे जो हैं वो इसे गलत करके आते हैं। सो आप ध्यान से देख लीजिए, जड़ के रूट हेयर्स के द्वारा वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है और जड़ की बाह्य त्वचा के द्वारा खनिज लवणों का एब्जॉर्प्शन होता है। तो ये विवाद का विषय रहा है कि जड़ की किस क्षेत्र के द्वारा खनिज लवणों का एब्जॉर्प्शन होता है। अधिकांश वैज्ञानिकों ने कहा है कि जड़ के एलोंगेशन जोन सक्रिय आयन अवशोषण का क्षेत्र होता है। फिर नए नए वैज्ञानिकों ने बताया कि जड़ की संपूर्ण सतह द्वारा एब्जॉर्प्शन होता है, परंतु जड़ के सभी क्षेत्रों में एब्जॉर्प्शन की क्षमता भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, संपूर्ण सतह जो जड़ होती है उसकी संपूर्ण जो सतह होती है उसमें एब्जॉर्प्शन होता है, परंतु जो सभी क्षेत्र होते हैं जड़ के उसमें अवशोषण की क्षमता भिन्न भिन्न होती है। जैसे कि NH3 अमोनिया और पोटेशियम का अवशोषण जड़ की संपूर्ण सतह से स्वतंत्रता पूर्वक होता है, परंतु कैल्शियम का अवशोषण जड़ के अग्र सिरे से होता है, यानी कि जो जड़ होती है उसके सभी क्षेत्रों में एब्जॉर्प्शन की क्षमता भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं अपना टॉपिक, खनिज लवणों के अवशोषण की क्रियाविधि, मैकेनिज्म ऑफ मिनरल एब्जॉर्प्शंस। तो खनिज लवणों का अवशोषण मुख्यतः 2 विधियों के द्वारा होता है। सबसे पहला है पैसिव एब्जॉर्प्शन और दूसरा है एक्टिव एब्जॉर्प्शन, यानी कि निष्क्रिय अवशोषण और सक्रिय अवशोषण। तो सबसे पहले हम निष्क्रिय अवशोषण या पैसिव एब्जॉर्प्शन देखेंगे। सो पैसिव एब्जॉर्प्शन क्या होता है? खनिजों का बिना उपापचयी ऊर्जाओं का प्रयोग किए अवशोषण को निष्क्रिय अवशोषण या पैसिव एब्जॉर्प्शन कहते हैं। मिनरल्स जो होते हैं बिना मेटाबॉलिज्म एनर्जी का यूज़ किए एब्जॉर्प्शन करते हैं, उसको निष्क्रिय अवशोषण या पैसिव एब्जॉर्प्शन कहते हैं। इस प्रकार के खनिज अवशोषण में खनिज पादप कोशिका में विसरण या डिफ्यूजन के द्वारा प्रवेश करते हैं। ये फिर कई प्रकार से हो सकते हैं। इस प्रकार के जो खनिजों का अवशोषण होता है उसमें खनिज पादप कोशिका में डिफ्यूजन के द्वारा प्रवेश करते हैं और ये कई प्रकार से हो सकते हैं। इसमें मैं आपको 3 थ्योरी बताऊंगी, मास फ्लो थ्योरी, दूसरी है आयन एक्सचेंज थ्योरी और तीसरी है डोनन इक्विलिब्रियम थ्योरी। ठीक है,
तो चलिए सबसे पहले हम देखेंगे मास फ्लो थ्योरी, द्रव्यमान प्रवाह का सिद्धांत। ये सिद्धांत हिल्मो ने 1953 में प्रस्तुत किया। इस सिद्धांत के अनुसार खनिज लवणों का जड़ के द्वारा अवशोषण वाष्पोत्सर्जन के कारण जल के द्रव्यमान प्रवाह के साथ ही हो जाता है। टमाटर के पौधे के अंदर यह देखा गया है कि वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ने पर खनिज अवशोषण की दर भी बढ़ जाती है। अनेक प्रयोगों के द्वारा ये सिद्ध हो चुका है कि वाष्पोत्सर्जन खनिज लवणों की या खनिज लवणों के एब्जॉर्प्शन की दर पर प्रभाव डालते हैं। जो मास फ्लो थ्योरी है उसके अनुसार ये कहा गया है कि वाष्पोत्सर्जन के कारण जल के द्रव्यमान प्रवाह के साथ ही जो खनिज होते हैं उनका एब्जॉर्प्शन होता है और वाष्पोत्सर्जन जो होता है वो खनिज लवणों के एब्जॉर्प्शन की दर पर प्रभाव डालता है। सो वाष्पोत्सर्जन यानी कि ट्रांसपिरेशन पर भी मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है, आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद है सेकंड आयन एक्सचेंज थ्योरी। आयन एक्सचेंज थ्योरी यानी कि आयन विनिमय सिद्धांत। पौधों में खनिज लवणों का अवशोषण अणु या आयंस के रूप में होता है। इस विधि में जड़ की कोशिकाओं की सतह पर जो आयन एब्जॉर्ब्ड होते हैं उनके बदले मृदा विलयन से आयन प्राप्त किए जा सकते हैं, लेकिन इस विधि में धनायन के बदले ऋण आयन और ऋणायन के बदले धन आयन प्राप्त किए जा सकते हैं। इस विधि को समझने के लिए दो सिद्धांत प्रस्तुत किए गए हैं। सबसे पहला है संपर्क विनिमय सिद्धांत और दूसरा है कार्बनिक अम्ल विनिमय सिद्धांत। गाइज ये जो दोनों सिद्धांत ही इम्पॉर्टेंट नहीं थे इसलिए मैंने आपको नहीं बताए हैं। आपको देखना हो तो आप अपनी बुक में देख सकते हैं। वीडियो बहुत लेंदी हो जाता है यदि मैं आपको ये छोटी छोटी चीज़ें बताती, तो इसलिए आपको मैंने ये दोनों सिद्धांत बेसिक से नहीं बताए। ठीक है, अब तीसरा और आईएमपी सिद्धांत है डोनन संतुलन सिद्धांत यानी कि डोनन इक्विलिब्रियम थ्योरी। इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग कोशिका के अंदर पहले से ही कुछ आयंस होते हैं जिन्हें फिक्स्ड या स्थिर आयंस कहते हैं। ये आयंस झिल्ली के द्वारा बाहर की ओर विसरित नहीं होते हैं, जबकि झिल्ली बाहर के विलयन में स्थित धन आयन एवं ऋण आयन दोनों के लिए पारगम्य होती है। गाइस इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो कोशिका या सेल होती है उसके अंदर कुछ आयन पहले से ही प्रेजेंट होते हैं जो कि बिल्कुल फिक्स्ड होते हैं, और ये जो आयन होते हैं ये जो कोशिका झिल्ली होती है उसके बाहर नहीं जाती क्योंकि ये फिक्स्ड होते हैं, और जो झिल्ली होती है वो जो धन आयन और ऋण आयन होते हैं उनके लिए पारगम्य होती है, लेकिन ये आयन फिक्स्ड होते हैं इस कारण ये झिल्ली के बाहर नहीं जाते, यानी कि झिल्ली के बाहर की ओर विसरित नहीं होते हैं। मान लीजिए किसी कोशिका के अंदर कुछ फिक्स्ड आयन हैं तथा कोशिका को एक विलयन में रख दिया जाता है, तो दोनों प्रकार के आयन बराबर मात्रा में कोशिका के भीतर विसरित होते हैं जिससे कि संतुलन बना रहे। लेकिन स्थिर ऋण आयन को संतुलन करने के लिए अधिक धनायन कोशिका के अंदर विसरित होंगे जो भीतर की ओर स्थित स्थिर ऋण आयन को संतुलन कर देते हैं। अतः कोशिका के अंदर धनायन की सांद्रता बाह्य विलयन से अधिक होगी। इस सिद्धांत को ही डोनन संतुलन सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, उपापचयी ऊर्जा बिना उपयोग किए तथा सांद्रता प्रवणता के विपरीत कोशिका के अंदर आयंस का एकत्रित होना कुछ हद तक डोनन संतुलन सिद्धांत के द्वारा समझाया जा सकता है। सो गाइस जब ये क्वेश्चन 3 नंबर के लिए आएगा तब आपको पैसिव एब्जॉर्प्शन में पैसिव एब्जॉर्प्शन की डेफिनेशन लिखना है और डोनन इक्विलिब्रियम थ्योरी लिखना है। जो मास फ्लो थ्योरी और आयन एक्सचेंज थ्योरी थी वो आपको नहीं लिखना है। जब ये क्वेश्चन 5 नंबर के लिए आएगा तब आपको पैसिव एब्जॉर्प्शन में ये तीनों थ्योरीज लिखना है। ठीक है, अब हम देखेंगे एक्टिव एब्जॉर्प्शन यानी कि सक्रिय अपशोषण। तो देखते हैं सक्रिय अपशोषण क्या होता है। खनिजों का उपापचयी ऊर्जा की सहायता से सांद्रण प्रवणता के विपरीत एब्जॉर्प्शन को सक्रिय एब्जॉर्प्शन कहते हैं। सक्रिय एब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि जो उपापचयी ऊर्जा होती है, मेटाबॉलिज्म एनर्जी जो होती है, उसका खनिज यूज़ करते हैं और यूज़ करने के पश्चात एब्जॉर्प्शन होता है, उसे
सक्रिय अपशोषण या एक्टिव एब्जॉर्प्शन कहते हैं, जबकि निष्क्रिय अपशोषण में क्या हो रहा था, खनिज जो थे वो मेटाबॉलिज्म एनर्जी का यूज़ नहीं कर रहे थे, इस कारण उसे निष्क्रिय अपशोषण कहते थे। तो खनिज अपशोषण के लिए ऊर्जा श्वसन से एटीपी के रूप में प्राप्त की जाती है। इस प्रकार के एब्जॉर्प्शन के समर्थन के लिए कई प्रमाण भी दिए गए हैं, जैसे श्वसन दर बढ़ने पर खनिज लवणों के एब्जॉर्प्शन की दर भी बढ़ जाती है। श्वसन की दर कम करने वाले पदार्थ खनिज एब्जॉर्प्शन की दर को कम कर देते हैं। माध्यम में ऑक्सीजन की कमी होने पर एब्जॉर्प्शन की दर घट जाती है। ऐसा क्यों होता है? देखिए, क्योंकि जो सक्रिय अपशोषण है, एक्टिव एब्जॉर्प्शन, वो उसको एनर्जी श्वसन से एटीपी के रूप में प्राप्त होती है। इस कारण क्या होता है कि जब हम श्वसन की दर बढ़ा देते हैं तो एब्जॉर्प्शन की दर भी बढ़ जाती है, और कम कर देते हैं तो एब्जॉर्प्शन की दर कम हो जाती है, क्योंकि जो सक्रिय एब्जॉर्प्शन है उसके लिए एनर्जी श्वसन से एटीपी के रूप में प्राप्त हो रही है। और ऐसा ही इसकी डेफिनेशन में कहा गया है कि खनिजों का उपापचयी ऊर्जा की सहायता से एब्जॉर्प्शन को सक्रिय एब्जॉर्प्शन कहते हैं। तो ये जो एनर्जी होती है ये श्वसन से एटीपी के रूप में प्राप्त होती है, और जब हम श्वसन दर को बढ़ा देते हैं तो खनिज लवणों के एब्जॉर्प्शन की दर भी बढ़ जाती है, और जब हम इसे कम कर देते हैं तो खनिज लवणों के एब्जॉर्प्शन की दर भी कम हो जाती है। और यदि हम माध्यम यानी कि ऑक्सीजन में कमी कर देते हैं तब भी जो एब्जॉर्प्शन की दर होती है वो भी कम हो जाती है। होंगलैंड नामक साइंटिस्ट ने 1944 में प्रयोग नाइटेला एवं वेलोनिया नामक शैवाल पर किए। उन्होंने बताया कि शैवालों की कोशिकाओं में कुछ लवणों की सांद्रता जलाशयों एवं समुद्री जल की लवण सांद्रता से कई गुना अधिक होती है। कोशिकाओं में इतनी अधिक सांद्रता होने से ये अनुमान लगाया जा सकता है कि इन कोशिकाओं द्वारा लवणों का एब्जॉर्प्शन साधारण पैसिव मेथड द्वारा नहीं हो सकता, क्योंकि इनमें मिनरल एब्जॉर्प्शन कम सांद्रता के घोलों से सेल शेप से अधिक सांद्रता की ओर होता है। उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप ही खनिज लवणों के आयंस का अवशोषण एक्टिव एब्जॉर्प्शन कहलाता है। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। तो इसके लिए हम दो थ्योरीज को देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कैरियर कॉन्सेप्ट, और उसके बाद सेकंड देखेंगे बेनेट-क्लर्क हाइपोथेसिस यानी कि बेनेट-क्लर्क परिकल्पना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम कैरियर कॉन्सेप्ट यानी कि वाहक संकल्पना। वाहक संकल्पना किसने प्रस्तुत की? होनर्ट नामक साइंटिस्ट ने प्रस्तुत की और 1937 में प्रस्तुत की। और इस सिद्धांत के अनुसार खनिज लवणों के सक्रिय अपशोषण के लिए प्रस्तुत किया गया है ये सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार प्लाज्मा झिल्ली स्वतंत्र आयनों के लिए अपारगम्य होती है, लेकिन कुछ रासायनिक यौगिक या अणु इस झिल्ली पर पाए जाते हैं जो आयन के वाहक के तरह कार्य करते हैं। ये अणु प्लाज्मा झिल्ली के बाह्य स्थान से आयन से मिलकर वाहक आयन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ये कॉम्प्लेक्स आंतरिक स्थानों की ओर गमन करते हैं तथा आयन्स को मुक्त कर देते हैं। ये आयन एक बार इनर स्पेस में आने के बाद पुनः आउटर स्पेस में नहीं जाते हैं। जैसा कि आपको ये डायग्राम में शो हो रहा होगा, एक बार आयन्स जब एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं तो फिर ये झिल्ली के बाहर नहीं जाते हैं। ठीक है। उसके बाद है वाहक यौगिक दोबारा बाह्य स्थान पर नए आयन लेने के लिए लौट आते हैं। इस क्रिया में वाहक आयन कॉम्प्लेक्स के निर्माण के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और यह ऊर्जा एटीपी श्वसन से प्राप्त की जाती है। इस ऊर्जा का मुख्य कार्य वाहक को सक्रिय बनाना है। ठीक है, ये हो गया कैरियर कॉन्सेप्ट। अब सेकंड देखेंगे बेनेट-क्लर्क परिकल्पना, बेनेट-क्लर्क हाइपोथेसिस। बेनेट-क्लर्क की परिकल्पना के अनुसार खनिज लवणों का अवशोषण फास्फोलिपिड द्वारा होता है, जिसमें लेसिथिन एवं एटीपी भाग लेते हैं। उन्होंने बताया कि लेसिथिन में फॉस्फेट ग्रुप उपस्थित होता है जिसमें कैटायंस जुड़ जाते हैं, तथा दूसरा कोलिन ग्रुप होता है जिसमें एनायंस जुड़ जाते हैं। ये फास्फोलिपिड एक लेसिथिनेज
नामक एंजाइम द्वारा जल अपघटन करके पुनः आयंस निकालता है। अंतिम उत्पाद पुनः लेसिथिन का निर्माण फास्फोटाइडिक एसिड एवं कोलिन करते हैं। इस क्रिया में पहले कोलिन एसिटाइलेज एंजाइम भाग लेता है तथा दूसरी क्रिया में एस्टरेज नामक एंजाइम भाग लेता है। लेसिथिन आयन के लिए वाहक का कार्य करती है एवं कोशिका कला जो आयन के लिए अपारगम्य होती है उसमें आयन को प्रवेश कराती है। तो आपको समझने की कोई आवश्यकता होगी ही नहीं। सो गाइज, इसमें समझाने वाली कोई बात ही नहीं है। बुक में जो है ये टॉपिक बहुत टफ दिया गया था, मैं आपको बहुत इजी टॉपिक लेकर आई हूँ, बहुत इजी नोट्स लेकर आई हूँ, इसलिए आप इसको प्रॉपरली नोट ज़रूर कीजिएगा। यदि ये आपको 5 नंबर के लिए आता है तो आपको दोनों कॉन्सेप्ट लिखने होंगे, कैरियर कॉन्सेप्ट और बेनेट क्लर्क कॉन्सेप्ट, है ना। और जब 3 नंबर के लिए आएगा भी आपको कैरियर कॉन्सेप्ट और बेनेट क्लर्क कॉन्सेप्ट दोनों लिखना है, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ फैक्टर अफेक्टिंग मिनरल सॉल्ट्स एब्जॉर्प्शन, है ना, यानी कि खनिज लवणों के एब्जॉर्प्शन को प्रभावित करने वाले कारक। तो 2 कारक प्रभावित करते हैं खनिज लवणों को, पहला है एक्सटर्नल फैक्टर और दूसरा है इंटरनल फैक्टर। तो सबसे पहले मैं आपको एक्सटर्नल फैक्टर्स बताती हूँ। एक्सटर्नल फैक्टर सबसे पहला है टेम्परेचर। प्रायः तापमान बढ़ाने से खनिज लवणों के एब्जॉर्प्शन में वृद्धि होती है, किंतु तापमान 0 डिग्री सेल्सियस या इससे कम या 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक होने पर एब्जॉर्प्शन की दर कम होने लगती है। दूसरा है ऑक्सीजन। प्रायः देखा गया है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में सक्रिय लवण एब्जॉर्प्शन अधिक तेजी से होता है, किंतु ऑक्सीजन की कमी होने पर यह अवशोषण कम हो जाता है। फिर तीसरा है लाइट या फिर प्रकाश। प्रकाश के प्रभाव पौधों की महत्वपूर्ण क्रियाओं जैसे कि वाष्पोत्सर्जन, प्रकाश संश्लेषण, श्वसन पर पड़ता है। प्रकाश की उपस्थिति में ये सभी क्रियाएं तेजी से होने लगती हैं। फिर चौथा है मिट्टी के घोल का पीएच मान, पीएच वैल्यू ऑफ सॉइल सॉल्यूशन। प्रायः देखा जाता है कि मिट्टी के घोल के पीएच के बढ़ने से एनायन अवशोषण घट जाता है और इसके विपरीत कैटायन अवशोषण बढ़ जाता है। सो ये तो थे एक्सटर्नल फैक्टर। अब मैं बताती हूँ आपको इंटरनल फैक्टर। सबसे पहला है वृद्धि या ग्रोथ। प्रारंभ में पौधों में सक्रिय कोशिका विभाजन के साथ साथ खनिज लवण एब्जॉर्प्शन में भी वृद्धि होती है, जिससे पौधों में लंबाई तथा परिवर्धन होता है, किंतु द्वितीय वृद्धि के पश्चात खनिज लवणों का एब्जॉर्प्शन अधिक तेजी से नहीं होता है। फिर दूसरा है आयु या एज। मूल के परिपक्व होने पर उसका सतही क्षेत्र बढ़ जाता है जो लवणों के अवशोषण में सहायक होता है, किंतु सतह पर सुबेरिन नामक एंजाइम का जमाव के कारण यह अवशोषण कम हो जाता है। सो ये तो थे फैक्टर अफेक्टिंग, और मैंने आपको मिनरल एब्जॉर्प्शन की मैकेनिज्म की 2 जो आपको मेथड बताई हैं, पैसिव मेथड और एक्टिव मेथड। अधिकतर गाइज ये एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, तो आप इसका प्रॉपरली नोट्स बनाएं और इसे याद करें, ठीक है गाइज। सो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये हमारा जो मिनरल एब्जॉर्प्शन वाला जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है। फिर नेक्स्ट टॉपिक मैं आपको दूंगी ट्रांसलोकेशन। सो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट और न्यू टॉपिक के साथ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।